गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और अपने लास्ट में लेक्चर नंबर 32 जो डिस्कस किया था वो था आपका कि कैपिटल फ्लो की रिक्वायरमेंट क्यों है, कैपिटल फ्लो होता क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन सी मेजर्स को ले रही है ताकि फॉरेन कैपिटल को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। आज हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 33 का, डैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले समझते हैं कि एफडीआई होता क्या है। देखिए, एफडीआई का मतलब क्या है। एफडीआई का मतलब है कंट्रोलिंग ओनरशिप। कंट्रोलिंग ओनरशिप दैट मीन्स आप एक कंट्री के अंदर आपका बिजनेस सेटअप है, अब वहाँ से अदर कंट्रीज़ के अंदर भी अपने अदर बिजनेसेस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अदर कंट्रीज़ के जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप वहाँ के बिज़नेस को क्या कर रहे हैं, ऑनरशिप लेते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहा जा रहा है एफडीआई। तो एफडीआई को हम क्या है थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं किस चीज़ से, पोर्टफोलियो से। यानी एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप किसी अदर कंट्रीज़ की सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, शेयर्स में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो जाता है एफपीआई। और जब आप उस कंट्री के अंदर अपना बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस पर्पस से या बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, तीन तरीके से हो सकता है, पर कॉमनली लोग दो ही तरीके से बात करते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई और तीसरा होता है वर्टिकल एफडीआई। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है, जब आप जिस व्हेन एक फर्म डुप्लीकेट्स अ होम कंट्री बेस्ड एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने खुद के होम कंट्री में, वही सेम लाइन ऑफ बिजनेस आप अदर कंट्रीज़ में भी काम करते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। प्लेटफॉर्म एफडीआई जो है बहुत रेयर केस में सुनाई जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक सोर्स कंट्री है आपका जहाँ से आप बिज़नेस करते हैं, और जिस कंट्री को आप बिज़नेस बेचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक गुड्स बनाया, तो सोर्स कंट्री तो आप हैं ही, उस गुड्स को आप किसी अदर कंट्रीज को बेचना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस वहाँ से आप वहाँ पे भी आप अपना एफडीआई कर रहे हैं, और वहाँ से डेस्टिनेशन प्लेस से आप किसी अदर कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकें, वहाँ भी आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो बन जाता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। फिर आता है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई के अंदर आप अपनी जो आपकी बिजनेस प्रोसेसेस है, जो आप गुड्स बना रहे हैं, उसकी वैल्यू चेन में कहीं अपस्ट्रीम या अपस्ट्रीम उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट किसी अदर कंट्री के अंदर आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो हो जाता है वर्टिकल एफडीआई। हम इन दोनों को जो है एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक फोर्ड है, फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा। फोर्ड ने एक फैक्ट्री जर्मनी में खोली जो कि जर्मन मार्केट के लिए कार्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। ऐसे ही उन्होंने एक सेपरेट फैक्ट्री खोली कहाँ पे, जर्मनी में, जो कि ब्राज़ील में खोली, जो कि ब्राज़ील मार्केट के लिए ऑटोमोबाइल कार्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस तरह के एफडीआई को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। यदि हम वर्टिकल एफडीआई की बात करते हैं, मान लीजिए जो फोर्ड ने एक फैक्ट्री बिल्डअप की स्पेन के अंदर, जहाँ पर वो किसी एक मॉडल को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसके लिए, पूरे यूरोप के मार्केट के लिए। ऐसे ही उन्होंने अनादर फैक्ट्री कहाँ खोली, जर्मनी में खोली, और वहाँ पे वो किसी दूसरे मॉडल को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी किसके लिए कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में। तो अब उस देखिए कि उन्होंने दो कंट्री, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर क्या किया है, चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग किया है। एक स्पेन जो कि यूरोपियन मार्केट के अंदर आ रहा है, एक जर्मनी जो कि अगेन यूरोपियन मार्केट्स के लिए है, बट अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल एफडीआई। यदि हम बात करें, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हम एक इंस्टीट्यूशन लेके चल रहे हैं। मान लीजिए इंडिया के अंदर आप रिटेल जो चेन होती है स्टोर्स, उसमें आप एफडीआई की बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि मान लीजिए आप एक फॉरेन कंपनी है और आप इंडियन मार्केट के अंदर अपना रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं थ्रू एफडीआई, तो सबसे पहली कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये कि आपको एटलीस्ट $100 मिलियन या फिर इससे ज़्यादा इंडियन मार्केट में क्या करना पड़ेगा, पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी, तो एफडीआई के लिए ज़रूरी क्या है, पहली चीज़ कि आप फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। तो फॉरेन कोई भी ऐसी कंपनी जिसने $100 मिलियन से कम का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो उसको एफडीआई अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है,
अब आता है प्लेसेस ऑफ ओपनिंग स्टोर्स। अनदर कंडीशन क्या है फॉरेन कंपनीज के लिए जो कि उनको अपने यहाँ पे करनी है कि यदि वो अपना रिटेल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं तो वहाँ की जो उसी सिटी में ओपन कर सकते हैं जहाँ की पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि फॉरेन मार्केट में कि एटलीस्ट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप $100 मिलियन लगा रहे हैं तो उसमें से $50 मिलियन जो होते हैं वो कम से कम आपके वेयर हाउसेज और उससे रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, और अदर जो 50% है वो आपका आपके बिजनेस प्रोसेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि हम मेरिट्स की बात करते हैं तो पहला आता है मोर कंज्यूमर सेविंग। सबसे बड़ा एडवांटेज है एफडीआई के तहत कि इंडियन कंज्यूमर्स को जो होती है वो सेविंग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इंडियन कंज्यूमर्स को जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि कंज्यूमर जो है गुड्स को यूज़ करने की वजह से अब उनकी सेविंग्स भी थोड़ी सी 5 से 10% बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, हाई रेम्यूनरेशन फॉर फार्मर्स। ये जो एडवांटेज है एफडीआई का, ये क्या है कि फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करती है। क्योंकि जो आपका ऐसे जो गुड्स हैं जो कि लेस प्रोड्यूस हैं, तो आपका जो रिटेल चेन है वो इन फार्मर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और उनको 10 से 30% ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे किया जाता है यदि आप फॉरेन या एफडीआई कंपनी के तहत आते हैं तो। उसके बाद आता है आपका इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो एफडीआई की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होती गई हैं। तो आप देखिए कि जब जब हमारे यहाँ पे एफडीआई हुआ है तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मिलियंस न्यू जॉब्स इंक्रीज़ होने तक के उसमें चांसेस देखे जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि लॉजिस्टिक्स, लेबर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी वजह से भी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है रेस हो जाता है। एफडीआई आने से सबसे अच्छा फ़ायदा हमें यहाँ मिल रहा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इंक्रीज़ होना। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एफडीआई फॉरेन कंपनीज पे लगा रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उनको डॉलर्स में जो है वो रेवेन्यू जनरेट होती है। तो उनको एक किया है कि एक बड़ा अमाउंट एज ए फॉरेन करेंसी उनके पास रिजर्व में आ जाता है। एक्सेस टू मार्केट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वजह से क्या है कि कई कंट्रीज़ डोमेस्टिक मार्केट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाती हैं। क्योंकि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी होती है, और न्यू मार्केट एक्सेस की वजह से क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ही आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई एफडीआई क्या करता है कि न्यू टेक्नोलॉजी और मेथड की वजह से ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि शायद थोड़ा से जल्दी डिमोलिश हो जाते हैं, या ऐसे जो अनटच रिसोर्सेज हैं वो भी यूटिलाइज हो सकते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो भी हम कंपनीज क्या करती है एफडीआई के अंदर उसको ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ऐसे ही रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एफडीआई से क्या होता है आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया सकते हैं। जैसे आपको लेबर मार्केट जो है थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है, तो आपका जो फॉरेन की वजह से क्या होता है कि कई बार टैक्सेस में या रिस्ट्रिक्शन जो है थोड़े हटा दिए जाते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो ये जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जो शू इंडस्ट्री है या क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वो क्या है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी रिड्यूस हुई है। तभी आप देखिए कि आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ के आजकल ब्रांडेड शोरूम्स अपने ओपन होने लग गए, अच्छी क्वालिटी ऑफ शूज़ आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, क्लोथिंग भी अच्छी क्वालिटी की मिलने लग गई। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। अगर सबसे पहले डीमेरिट देखते हैं वो आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ये एक बहुत बड़ा फियर है कि अगर एफडीआई होता है, फॉरेन इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली, तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस चीज़ का डर रहता है कि मार्केट से उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा और वो कंज्यूमर्स को अपने गुड्स जो है सेल आउट नहीं कर पाएंगे। और कई बार उनको देखा भी जाता है कि फॉरेन कंपनी आने की वजह से उनको अपने गुड्स जो है सस्ते रेट पे कंज्यूमर को देने पड़ जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट भी कई बार इनकर्ड या वसूल नहीं हो पाती है इन एफडीआई की वजह से। दूसरा आता है श्रिंकिंग ऑफ जॉब्स। कई सारे जो रिटेल स्टोर्स खुलते हैं, ये ओपन होंगे, तो क्या होता है कि इससे श्रिंकिंग ऑफ जॉब्स भी है। क्योंकि कि एक जो शिफ्ट है, मोमेंटम जो है
कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वही पर्सन काम कर सकता है जो स्किलफुल होगा। तो स्किलफुल होने की वजह से ऐसे लोग जो अनस्किल्ड हैं या फिर बिल्कुल इनके अंदर स्किल्स नहीं है, उन लोगों को जॉब्स, थोड़ा सा जॉब में कमी देखी जा सकती है। तो आई होप कि बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।